नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्मार्ट हिंदी में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और यह इतिहास शब्द से पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस किताब को पूरी तरह से खत्म करने का है और धीरे-धीरे खत्म करेंगे। खत्म करने का ही नहीं, उसे समझते हुए खत्म करेंगे। एक जब ये किताब खत्म हो जाएगी ना, समाप्त हो जाएगी, खत्म नहीं, समाप्त हो जाएगी, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम उसे पूर्व कॉन्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें किसी भी परीक्षाओं को अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे लौकिक साहित्य। आदि काल में प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति मिलती है। यहाँ आदि काल के उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस स्वतंत्र धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ढोला। लौकिक साहित्य में सबसे पहले देखेंगे ढोला मारूरा दोहा। 11वीं शताब्दी में यह रचित, ठीक है। ये ढोला मारूरा दोहा कब लिखा गया था? 11वीं शताब्दी में। ये इंपॉर्टेंट है। रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। क्या है? लोक भाषा काव्य। दोहा गढ़ा पुराणा अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति से हम देख सकते हैं इसकी प्राचीनता कि पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। ढोला मारूरा दोहा पश्चिमी हिंदी प्रदेश यानी राजस्थान में यह प्रसिद्ध बहुत रहा है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है। सोरठियो दुहो भलो भली मरवड़ री बात जोवन छाई धड़ बली तारा छाई रात। मूलतः यह दोहों में रचित लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार कर दिया, ठीक है। यह दोहों में रचित है। किसमें रचित है? दोहों में। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां को जोड़ा और उसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक एक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसके नायक कौन था और नायिका कौन थी। तो इसको देख लेना। ढोला नामक राजकुमार था, इसमें मारवाड़ी नामक राजकुमारी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे कि प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह करा दिया गया। यानी कि ढोला 3 वर्ष का था और मारवाड़ी 1.5 वर्ष की थी। इनके दोनों का विवाह इतनी अल्पवायु में करा दिया गया कि पूगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए। पूगल में अकाल पड़ गया और मारवाड़ी के पिता पूगल राजा पिंगल के राज्य में चले गए। तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ गई और उसने मारवाड़ी से उसका विवाह कर दिया। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवाड़ी से भी हो गया था। इस प्रकार मारवाड़ी दुखी रहने लगी। उसने ढांडिया के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। मालवाड़ी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को यह संदेश न मिल सका, किंतु अंत में मारवाड़ी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों का पुनर्मिलन का समय आ गया। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। ढोला मारूर दोहा, ठीक है, आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, ठीक है, राउलवेल के कवि रोड़ा ने जो प्रेम वर्णन की परंपरा जो हिंदी में आरंभ की थी ना, उसको ढोला मारूर दोहा का विकास की दृष्टि में देख सकते हैं, ठीक है। उसकी अगली कड़ी के रूप में हम ढोला मारूर दोहा को देख सकते हैं। कवि रोड़ा के जो प्रेम वर्णन की परंपरा चालू की थी ना कवि रोड़ा ना, उसको ढोला मारूर में विकसित रूप में देख सकते हैं। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। वीर रस में वीर रस के अलावा श्रृंगार रस का भी प्रभावी तत्व है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष में
इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। कवि ने मारवाड़ी के भावों की व्यंजना व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों के परंपरा का भी प्रभाव ग्रहण किया है। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवाड़ी और मारवाड़ी के बृहवर्णन हृदय का भी स्थायी प्रभाव डालते हैं। ढोला मारूर दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। यह दोहो श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे जाकर बिहारी की काव्य में प्रतिफलित होती है। यानी ढोला मारूर दोहा में जो दोहों में ये श्रृंगार रस मिलते हैं वो आगे जाकर यानी कि रीत काल में जाकर बिहारी में छलकती हुई दिखाई पड़ती है। मारवाड़ी के वियोग और संयोग चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों का नायिका के संयोग एवं वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इसमें भाव गंभीर की परिष्कृष्ट लोक रुचि का प्रतीक माना है। अब इसी क्रम में देखेंगे जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। इन कृतियों का राठौड़ी ख्यात में उल्लेख मिलता है। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के राठौड़ी ख्यात में उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुई है। कहा जाता है प्रथम कृति की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी, यानी जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप का पराक्रम का वर्णन था। इस प्रकार दूसरी कृति जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी। जय मयंक जस चंद्रिका ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने की थी, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने की थी 1186 ईस्वी में। ये दोनों ग्रंथ अभी तक मिले नहीं है, अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौड़ी ख्यात में उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने उन्हीं के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु ये सुरक्षित नहीं रह सकी। बसंत विलास डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ठीक है, बसंत विलास के संबंध में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं एक अत्यधिक सरस और साहित्यिक कृति है, किंतु आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़, ये इतिहास के बेजोड़ मानते हैं आदिकाल की। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। ये बसंत विलास सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई? हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षदय राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। केशवलाल हर्षद राय प्रमुख संपादक थे, प्रथम संपादक थे। उन्होंने 1451 ईस्वी तक एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया, यानी 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्राप्त हुई, उसके अनुसार हर्षद राय ध्रुव ने इसका संपादक किया, केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने। इससे इस कृति की रचना का काल 1451 से पूर्व होना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग देखते हैं कि इसकी रचना का आधार 1451 से पूर्व होना चाहिए। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर यह मध्य निर्धारित किया, यह रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं शताब्दी के मध्य ईस्वी 13वीं शताब्दी की होनी चाहिए। यानी बसंत विलास के संबंध में माता प्रसाद गुप्त का मत है कि यह रचना अधिक से अधिक विक्रमी 14वीं सदी से मध्य और ईस्वी की 13वीं सदी की होनी चाहिए। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका, इसका कोई बसंत विलास का रचयिता पता नहीं चल सका। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों लाइन इंपॉर्टेंट है? इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों के उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण किया है। इसे वन लाइनर में पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रभावित करता है। आदिकाल के विद्वानों ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों को युग माना था। बसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जो राउलवेल की श्रृंगार
भावना थी उसे बसंत विलास ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस काव्य के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावना और उसके पश्चात रीतकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। यानी कि बसंत विलास को पढ़कर हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य की जो श्रृंगार भावना है और रीतकाल में जो श्रृंगारिकता है वो अचानक आ गई। उसकी कड़ी के रूप में हम बसंत विलास को देख सकते हैं। इसको ये इसमें इस तरह से किया गया। ना उसके लिए संस्कृत साहित्य की परंपरा को खोज करना ही आवश्यक प्रतीत होता है। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का सरस पक्ष उभरता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों के झंझनाट में आदि के कारण नहीं सुन पाए थे। ठीक है, इसमें बसंत विलास में आदिकाल का ये जनजीवन कैसा रहा उसका सरस पक्ष है। ठीक है, उसका श्रृंगारिक पक्ष इसमें उभरता है। इसमें ये भी मतलब आलोचना के रूप में इसमें बोला गया है कि रामचंद्र शुक्ल जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, इसलिए उन्होंने तलवार के झंझनाट से इसका उनको संदर्भित किया गया है। स्त्री पुरुष प्रकृति स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्र बहती मदोन्मत्ता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसे रीतिकालीन हिंदी कवि नहीं कर सके। एक और कोकिल कुंजन, दूसरी ओर पतियुक्त युवतियों का विलास, जिसे देखकर विधुरजन वियोगिनी नारियों किशोर मदन का मधिर कुंजन मन में अनुभव करते हुए कांपने लगती है। कवि लिखता है, इड़ परी कोयली कूजई पूजई युवती मरोड़ विधुर वियोगिन जूझई कूजई मयड़ किशोर। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर उस अलंकारिकता अलंकारिकता की गहरी छाया भी इस यहीं से मिलने लगती है, जिसका रीतिकाल तक पूर्ण विकास हुआ है। अब इसी संदर्भ में इसी कड़ी में आगे देखेंगे हम खुसरो की पहेलियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो 1255-1324 ईस्वी 24 ने 1283 ईस्वी की लगभग रचना आरंभ की थी। इनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि ये बड़े विनोदी सहृदय कवि थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें अभी 20-21 ही उपलब्ध हैं। इसमें खालिकवारी, पहेली, मुकरियां, दो सुखने, गजल इसमें अधिक प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए हैं, अतः इन सब रचनाओं की पहलीकार अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहलियां मुकरियां ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग के साथ एक साथ देखने मिलते हैं। मनोरंजन और गहरे व्यंग। अमीर खुसरो के भाव गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहलियां साहित्य के इतिहास में सदा एक महत्वपूर्ण अंग बनी रहेंगी। भाव की दृष्टि के अनुसार उनको बिल्कुल वो महत्व ना मिले, लेकिन उनकी भाषा के अनुसार उनको साहित्य में विशेष महत्व मिलेगा। इसमें ऐसे बताया गया है। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहले यहाँ प्रस्तुत है। तरवर से एक त्रिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहें अपने नाम ना बोली निबोरी। पहली रचना इस शैली की हिंदी काव्य के आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के कारण विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कौतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। फलतः रीतिकाल में कौतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया। गद्य साहित्य। आदिकालीन काव्य में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में कुछ स्पष्ट प्रयास लक्षित होते हैं। राउलवेल चंपू काव्य इसमें गद्य पद्य दोनों में लिखे जाए, ये चंपू काव्य कहते हैं उसे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ठीक है, गद्य साहित्य में 3 रचनाओं को हम देख सकते हैं मुख्यतः। राउलवेल हो गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, वर्ण रत्नाकर। राउलवेल यह एक
शिलांकित कृति है, जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया। कहाँ से कराया गया? बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया। यानी शुरुआती दौर में पद में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति के रचयिता रोड़ा कवि नामक कवि माने जाते हैं। राहुल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। कहां से मानी जाती है? राहुल वेल से मानी जाती है हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। भाषा में कितनी बोलियों के? 7 हिंदी बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान रूप से राजस्थानी मिलती है। कवि ने विषय वर्णन की बड़ी तन्मयता से वर्णन किया है। नायिका राहुल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से जितनी सुंदर है, उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी। इस सौंदर्य के अनुकूल उसकी भावदशा है। रोड़ा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके रूप वर्णन का प्रभावशाली बनाया है। यानी कौन कौन से किया है? रोड़ा ने उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रभावशाली वर्णन किया है। कवि ने गद्य में अलंकारिक भाषा को कितनी सरलता से प्रयोग किया, इसका उदाहरण निम्नलिखित है, देखते हैं। एहु गौर तुहु एकु को पनु और बर को तहु सहु या बालई जुणु मालवीय देशोई आवंतु अम्बदेव जाऊं अपना हथियारों भूलहि यह अमराऊ दुबगी खोप हरियो भई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछ सकते हैं। किसने की थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की? पंडित दामोदर शर्मा ने। ठीक है। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1154 ईस्वी में माना गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वक्तव्य सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि इन्होंने बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का जानकारी देने वाली ग्रंथ बताया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। डॉक्टर मोतीचंद और डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। मोतीचंद डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ो, स्मृति अभ्यास, पुराण देखो, धर्म करो। इस गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। ठीक है। इसमें गद्य पद्य की दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली की बढ़ी हुई प्रवृत्ति को देखा गया है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिए जाने लगा था, इस पुस्तक से सिद्ध होता है। बड़ रत्नाकर मैथिली हिंदी रचित गद्य की यह पुस्तक सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। ठीक है। बड़ रत्नाकर किसने किया था? सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 14वीं शताब्दी में मानते हैं। इसका लेखक ज्योतिषर ठाकुर नामक मैथिल कवि था। कौन था बड़ रत्नाकर का? ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता और शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती हैं। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिश्वर लिखते हैं। उज्जवल कोमल लोहित सम संतुल सालंकर पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानु युगल पीन मासले कूर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नाभि क्षीण कुमार बलित तीन गुण समन्वित पुष्टि ग्राह्य बेकन्य श्याम सदृश कुमार सूक्ष्म सुवेशु दीर्घ 6 गुणे संपूर्ण कोमलता।
पुनुकयसैनी कनायका, कामदेवक नगर असैन शरीर, निष्कलंक चांद असैन मुँह, कंदल खंजीररी असैन लोचन, यमुना का तरंग असैन भुजई। इन पंक्तियों से बड़ रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य ग्रहणी प्रतिभा भी साथ ही साथ स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रही है। हिंदी गद्य के विकास में राहुल देव के पश्चात बड़ रत्नाकर भी का, ये राहुल देव नहीं होगा, इसमें राहुल वेल होगा, ठीक है। राहुल वेल के पश्चात बड़ रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही इन कृतियों के बीच के समय में गद्य रचनाएं लिखी गई होंगी, परंतु विभिन्न कारणों से अब ये उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये कृतियां गद्य धारा के प्रभाव की अखंडता तो सिद्ध करती ही हैं। आदिकाल की उपलब्धियां, ठीक है, हम इनको उपलब्धियां प्रवृत्तियों के आधार पर देख सकते हैं। आओ देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का काल, जिसको हमने आदिकाल नाम से विवेचन किया है, भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। उसकी समझ देने का अभी तक सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि विद्वान प्रामाणिकता एवं भाषा के विवादों में उलझ रहे हैं। कई ऐसी उपलब्धियां सामने आती हैं जिनका परवर्ती साहित्य पर अपार ऋण है। यहाँ हम उन पर भाषा और साहित्य की दृष्टि से अलग अलग विचार करेंगे। भाषा, रूप और संप्रेषण क्षमता, जैसा कि हम आरंभ में संकेत कर चुके हैं, आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। ठीक है, आदिकाल में जो हिंदी भाषा थी ना, साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चल रही थी, जो जनभाषा के रूप में साहित्यिक की रचना बन रही थी। जो आम लोगों की जो साहित्य के लिए जनभाषा थी ना, उसकी साहित्यिक रचना बन रही थी। समस्त आदिकाल में दो भाषाओं की यह समांतर रचना प्रक्रिया चलती रहने से अधिकांश विद्वान गंभीरता पूर्वक विचार करके दोनों भाषाओं के साहित्यों को अलग अलग करने का अवसर नहीं पा सके। फल यह हुआ कि कभी अपभ्रंश के नाम पर हिंदी का आरंभिक शायद छोड़ दिया गया, और कभी पुरानी हिंदी नाम पर अपभ्रंश का परवर्ती साहित्य भी हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया। जब भाषा का रूप और साहित्य की अपनी सीमाएं नहीं बना सका, तब उसकी संप्रेषण क्षमता की जांच कैसे होती। किंतु नई खोजों से अब यह धारणा स्पष्ट हो चुकी है कि जनभाषा के रूप में हिंदी 8वीं शताब्दी में ही साहित्य का माध्यम बन बन चुकी थी और अपभ्रंश भाषा के साथ अपनी भूमि आगे बढ़ाने लगी थी। ठीक है, 8वीं शताब्दी में ही जो हिंदी थी ना, अपने साहित्य का जनभाषा के रूप में आ चुकी थी और अपभ्रंश के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा रही थी। फलतः अपभ्रंश में साहित्य लिखने वाले कवि अवसर पाकर हिंदी में भी कविता किया करते थे। जो अपभ्रंश में लिख रहे हैं हिंदी में भी कविता करते थे। दोनों भाषाओं में यह स्पर्धा भक्ति काल के आरंभ तक चलती रही है, भक्ति काल तक चलती रही। अंत में एक दिन ऐसा आया कि जब अपभ्रंश का खेमा छोड़कर सभी कवि हिंदी में आ गए, यानी कि ये भक्ति काल तक चलती रही और बिल्कुल लास्ट में ऐसा आया कि अपभ्रंश को छोड़ दिया गया। आदिकालीन साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की यह बहुत बड़ी शक्ति है कि जो उसकी संप्रेषण क्षमता को सूचना देती है। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था। वह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यदि अपनी सीमा छोड़कर हिंदी का दामन पकड़ना चाहते थे तो कविगण बड़े प्रेम से उनके सामने हृदय खोल देते थे। जनभाषा के प्रयोग की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन की सभी रूपों में प्रस्तुत करने की समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर एक व्यापक रूप में ग्रहण की जाने लगी थी, बढ़ रही थी। ठीक है, पहले कठिन थी, फिर सरल हो रही थी, हिंदी रूप में सरल हो रही थी। दूर दूर रहते हुए भी तथा भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में रमते हुए भी सभी हिंदी कवियों की प्रतिभा एकत्व का आवाज दे रही थी। अनजाने ही में उन सबका एक ऐसा प्रयास चल रहा था जिसके फलस्वरूप समस्त हिंदी क्षेत्र की बोलियां अपनी सांस्कृतिक एकता की स्थापना कर सकें। संभवतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कविगण संस्कृत के तत्सम शब्द लेकर अपनी भाषा में प्रयुक्त करने लगे थे। यद्यपि आदिकाल में भाषा की प्रवृत्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई थी, किंतु प्रयास की सघनता और चमत्कार दिखाने लगी थी। यानी
आदिकाल में भाषा की जो प्रवृत्ति थी वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव और चमत्कार दिखाने लगी थी। इसी चमत्कार के फलस्वरूप 15वीं शताब्दी के अंत होते-होते हिंदी का वह रूप उभरा जो समस्त देश की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा बन गई। आदिकालीन हिंदी का आदिकालीन हिंदी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक जनभाषाई स्वरूप अवैध रूप में पर्याप्त संप्रेषणीय था। कवियों ने उन शब्दों को छोड़ दिया जो घिसे-पिटे धार्मिक अर्थों को दोहते थे। तत्कालीन जीवन की भावभूमि को साथ देने वाले शब्दावली सरल रूप में जो सशक्त होती जा रही थी, उसमें नए पुरुषार्थों और नए अनुभवों को व्यंजित करने की शक्ति बड़ी स्फूर्ति के साथ जन्म ले रही थी। सिद्धों की जीवन दृष्टि तथा स्पष्टवादिता, नाथपंथियों का हठयोग, जैनों की अहिंसा, चारणों भाटों की प्रशस्तियां, खुसरों की लोक रंजनता सबको एक साथ अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य जुटाने में तल्लीन हिंदी भाषा न अलंकार की परवाह करती थी, न लक्षणा व्यंजना आदि की। यह सब साधन सहज ही उसकी अनुवर्ती होती जा रही थी। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य की भाषा एक और तो रूप भेद होने पर अभेद है, और दूसरी ओर संप्रेषण क्षमता में भी वह बेजोड़ है। कोई भी अलंकार ऐसा नहीं जो उसमें ना फबता हो, कोई ऐसा छंद ऐसा नहीं जो उसके साथ ना देता हो। उसमें कवियों के जीवन के जिस किसी पास को चित्रित किया वह सजीव हो उठा। आदिकालीन कवियों की हिंदी भाषा की रूपात्मक एकता का प्रयास जो 15वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण सफल हो चुका था, इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। कथ्य और शिल्प। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों में प्रकट हुआ था, उसमें पर्याप्त विविधता थी। अतः वह एक भीड़ का सायस लिखित साहित्य नहीं, अपितु एक सचेतन समाज के सहज स्थितियों की उत्पन्न साहित्य है। यही कारण है उसमें जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनमें कुछ परंपराओं का स्रोत अवश्य है, किंतु उनकी शक्ति गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। समाज की विभिन्न स्थितियां दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुलझाने से लेकर हठयोग की एक साधना तक आदिकाल में मुक्तक काव्य रूप का विस्तार हुआ। निश्चय ही उसका पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। अगर आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन हो जाएगा। और जो लोग मैदान से ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर्वत से वह निकलती है उसे ऊबड़ खाबड़ भूमि समझकर छोड़ देना चाहते हैं, यह भूल जाते हैं कि तब उनकी गंगा को जीवन कौन देगा। हमें तो स्पष्टतः आदिकालीन हिंदी साहित्य की धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों में विकास होता दिखाई देता है जो भक्ति काल में रामचरितमानस, पद्मावत जैसे महाकाव्यों के रूप में समृद्ध हुई थी। आदिकालीन जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक काव्यों की भी प्रवृत्तियां हैं जो नारी और युद्ध के आधारित थी। भक्ति का आवरण ओढ़कर आगे बढ़ी और अब तक उनका विकास नहीं रुका। प्राकृत और वंश से राउलवेल श्रृंगार की जो परंपरा आई थी वह भक्ति काल को प्रभावित करती, यानी प्राकृत और वंश की जो राउलवेल की श्रृंगार परंपरा आई थी वह भक्ति काल को भी प्रभावित कर रही थी और रीतिकाल तक चली थी। नारी के सहज श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति भी आदिकाल में पूर्ण वेग से उभरी। नक्सिक वर्णन, जो नक्सिक वर्णन है, नारी के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन, ब्रह के विभिन्न रूप, ब्रहणी नायिका द्वारा प्रीतम के पास संदेश प्रेषण, स्वकीय परकीय प्रेम की सीमाएं, ये सब आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित हैं तथा इनके कारण अनेक काव्य रूपों एवं अलंकारों प्रवर्णनों की परंपराओं का विकास हुआ। यही वह युग है जो नाथों को दुर्ह हठयोग काव्य भी यदि रचा और सुना जा सकता है तो खुसरो की मनोरंजक पहलियां जगने की वीर रसपूर्ण कविता में भी लोग बड़ी रुचि में रम सकते थे। संयोगनी के सुखद पर्यंक से लेकर छत्राणी के वीरपति की बलि तक कवियों की प्रतिभा का विस्तार था। प्रकृति के अनेक विध रूपों में के साथ मनुष्य जीवन के विभिन्न स्वरूपों को चित्रित करने में भी इस युग के कवि पूर्ण सक्षम थे।
उनके पास प्रकृति सौंदर्य को ग्रहण करने का ही नहीं, उससे अधिक अभिव्यंजना को समर्थ बनाने की समर्थ प्रतिभा थी। तात्पर्य यह है कि इस युग में एक साथ धार्मिक मनोवृत्तियों का सात्विक चित्रण बनता है, श्रृंगार की सहज सरसता दिखाई देती है, वीर रस के बुझाएं फड़काने वाले दृश्य मिलते हैं तथा ऐसे चित्र सामने आते हैं जिससे एक स्वतंत्र जाति के अहंकार का पूरा बिंब उसकी समझ टूटन के साथ उभरता है। इसी क्रम में हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य कथ्य की विविधता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमा बनाई हैं। उन्होंने श्लोक को लौकिक संस्कृति का, गाथा को प्राकृत का, दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार किया है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? लौकिक श्लोक को लौकिक संस्कृति का माना, गाथा को प्राकृत का माना, दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना। वस्तुतः दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही हो गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक में डॉक्टर द्विवेदी के अपभ्रंश नाम का यह दोहा उद्धृत है। मह जानिए मियलो अड़ी अड़ैसरु कोई हरियो जावणो अड़ावत लिसामल धराहो वर्षियो। आरंभिक हिंदी और अपभ्रंश को एक भाषा मानने वाले विद्वान ही इस दोहे को अपभ्रंश का उदाहरण मान सकते हैं, अन्यथा इसमें आरंभिक हिंदी की प्रवृत्तियां ही प्रधान हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में दोहा छंद इस प्रकार हिंदी भाषा का सबसे प्रबल माध्यम रहा। स्वच्छंद अनुभूतियों के चित्रण के लिए अधिकांश हिंदी कवियों ने इसी छंद को चुना। इस छंद की परंपरा भक्ति काल और रीतिकाल से होती हुई आधुनिक काल तक चली आई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत के में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा छंद से ही तुक की प्रवृत्ति आरंभ हुई। वे इसे अपभ्रंश की प्रवृत्ति बताते हैं। वस्तुतः यह जनभाषा की प्रवृत्ति थी जो उसके साहित्यिक भाषा बनने पर रचना का मुख्य अंग बन गई। अपभ्रंश ने भी जनकंठ से ही इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया। अतः अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता कि अपभ्रंश ने हिंदी को दोहा शैली दी थी। अपभ्रंश के बहुप्रचलित छंद तो पजटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर भक्ति काल में जायसी और माँ कवि तुलसी ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी हिंदी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, टोटक, तोमर, पद्दरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया था। इनमें कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रही थी। अतः कुछ विद्वान शैली की समानता के कारण रासो काव्यों को अपभ्रंश का काव्य समझ बैठे। आलाह या वीर छंद आदिकाल में दोहा के समान लोकप्रिय रहा होगा। जगनिक ने उसी लोकप्रियता को देखकर परमल रासों में उसे काव्य की एक विशेष शैली बनाकर प्रयुक्त किया। छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग में कुछ शिल्प पद्धतियां इस काल में प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियां का महत्व है। रासो ग्रंथ में इस प्रकार की रूढ़ियों का इस विशेष प्रयोग मिलता है। सुख, दूती, देवी, शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रही हैं। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। संस्कृत साहित्य में इनसे अछूता नहीं रहा। अतः हिंदी के आदिकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की एक संस्कृति का द्योतक है, जिसका आगे भी विकास होता रहा है। इन्हीं रूढ़ियों में से एक महत्वपूर्ण रूढ़ी थी संवाद शैली, जिसे आगे चलकर तुलसी जैसे महाकवि ने भी अपनाया। संवाद शैली को तुलसी जैसे महाकवि ने भी अपनाया। काव्य रचना
कि दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ। वे कौन-कौन सी थी? ठीक है, एक तो शैलियाँ थी डिंगल तथा एक दूसरी थी पिंगल शैली। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों और अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था, तो वह बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था। किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे-धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्यिक का विस्तार अधिक ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रजभाषा में विलय हो गया। जो लोग डिंगल के राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं, वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी में ये दोनों शैलियाँ चारों बाटों द्वारा प्रयुक्त होती थीं। कौन-सी? डिंगल और पिंगल। भक्तिकालीन और रीतिकालीन में भी अनेक प्रयोग वह परंपरा चलती रही। आज भी राजस्थान की काव्य रचनाओं में इन दोनों शैलियों की उस परंपरा के अवशेष मिल जाते हैं। सारांश यह है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी। उसने अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर सूत्र में बांधा है। जीवन के विभिन्न पक्षों का उसके साहित्य में चित्रण हुआ है। परवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं। अनेक काव्य रूप, शैली, शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुई है। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।